जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग के लिए हिंदी का वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर 1 है आपको, और ये आपके एग्जाम के लिए मेन पॉइंट्स जो होते हैं जहां से आप ऑब्जेक्टिव भी निचोड़ सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप डील कर सकते हो, और बड़ा क्वेश्चन जो आपका 5 नंबर है 3 नंबर वो भी आप डील कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्लास 10 का हिंदी है, पहला चैप्टर है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है ये है क्या, तो निबंध है। याद रखिएगा, हर एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर चीज को ध्यान समझिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा है क्या बाबू, निबंध है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और इसके जो लेखक है वो लेखक हमारे भीमराव अंबेडकर है। कौन है लेखक, भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा है क्या भाई, निबंध। लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और यहां से जितना पॉइंट है इससे आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों डील होगा। एकदम ध्यान से आप लोग को समझना है। ठीक है, अब देखिए भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहां हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। बहुत गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्होंने जो है प्राथमिक शिक्षा के बाद, प्राथमिक शिक्षा आप लोग समझते हैं ना, जो 1 से 5 तक की होती है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, बड़ौदा नरेश कोई व्यक्ति थे, उन्होंने प्रोत्साहन किया इनको, उनके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए यानी हायर एजुकेशन के लिए न्यूयॉर्क, यानी कहां पे भैया, अमेरिका में। फिर वहां से न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क से वो कहां गए, लंदन यानी इंग्लैंड गए। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए यानी उच्चतर पढ़ाई के लिए। ठीक है, सब मिलाकर वह, देखिए उनके अंदर बहुत सारी खूबी थी, अगर जितना कहा जाए उतना कम है, और डिग्री भी सबसे ज्यादा इनके पास है। भीमराव अंबेडकर थे बहुत दलित, और पढ़ाई में इनका दिमाग बहुत अव्वल था। ठीक है, सब मिलाकर वह इतिहास यानी इतिहास भी पढ़ते थे, इतिहासकार भी थे, अर्थशास्त्री थे, समाज शास्त्री थे। ठीक है, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के विख्याता बनकर उभरे। देखिए कितना चीज बन के उभरे, है ना। क्या कहते हैं भाई, इतिहास, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। देखिए इतना गुण था इनके पास, और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं इसमें हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक भी पॉइंट मिस ना हो, और अच्छे से आप अगर पढ़ के जाइएगा तो एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना तो फिक्स है। ठीक है, जितना आपको मैंने पॉइंट्स दिया इसका क्वेश्चन आंसर जो डील होगा इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, रिजल्ट आपका 100% है। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद भारत के संविधान निर्माण में इनकी भूमिका मुख्य थी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत के संविधान में भूमिका मुख्य थी। आपको पता है 2 व्यक्तियों ने मिलकर संविधान को लिखा है, भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है किन्हें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, इनका निधन दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। भाई मरे कब, सॉरी निधन कब हुआ, दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। जन्मे कब थे वो, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में वो क्या हुए थे, जन्म लिए थे। ठीक है, वो भी कहां, महू मध्य प्रदेश, क्योंकि बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है, और आप लोग को बार बार मैं कह रहा हूं एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, कुछ पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई जो कि एग्जाम में कभी कभी 1 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, देखिए ये कुछ किताबें, किताब तो बहुत सारी लिखी उन्होंने। ठीक है, पर ये कुछ वैसी मतलब किताबें हैं जो एग्जाम में दोहरा मतलब पूछता रहता है। ठीक है, देखिए पहला है द कस्टस इन इंडिया। क्या भाई, द कस्टस इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा। ठीक है, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये एक बार पूछा गया था, बहुत बच्चे घबरा गए थे। ठीक है, बुद्धा एंड हिज धम्मा। ठीक है, बुद्धा एंड हिज धम्मा। उसके बाद है बाबू हु आर दे, ये भी भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया, हु आर शूद्राज। ठीक है, और एक ये लास्ट है, ठीक है, आप लोग का लास्ट वाला है आपका बाबू द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। ठीक है, तो ये सब जो किताबें उनके द्वारा लिखी गई हैं ये आपके पूरे चैप्टर का निचोड़ था। और आपको पता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ठीक है, यानी श्रम का विभाजन करना। ठीक है, यानी अब देखिए जो जैसे चमार मान लिया जाए, ठीक है, तो वो क्या करता है, जूता सीता है, तो अब उसको क्या काम दिया जा रहा है, भाई तू जूता ही सिएगा, दूसरा काम नहीं करेगा। उस समय ये होता था। ठीक है, यानी जाति प्रथा चली हुई थी जिसके कारण श्रम का विभाजन होता था।
ठीक है, कहानी के बारे में और जानेंगे, अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर, उसके बाद आप लोग को इसका पूरा मतलब बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को मैंने दोनों चीज समझा दिया। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब देखिए क्वेश्चन आंसर जब मैं आपको बताऊंगा तो आप इससे ये समझ जाइए कि भाई चैप्टर में क्या कह रहा है। ठीक है, चैप्टर आपको क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है, उस चीज को आप समझ जाइए। देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, और विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक के मन में मतलब कुछ चल रहा है। ठीक है भाई, विडंबना चल रहा है कि भाई इस युग में हो क्या रहा है, किस विडंबना की बात कर रहे हो। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। देखिए एक एक लाइन आप लोग ध्यान समझिए। लेखक भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। सही बात है, अभी भी कुछ जगह पे ऐसा है। अब तो खैर ये किताब मान लीजिए आपका बहुत पुराना हो गया, जिस टाइम था उस समय तो जातिवाद बहुत ज्यादा था। ठीक है, और अभी भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आपको बहुत जगह ऐसा दिखा जाएगा, आप देख लीजिए कहीं पर भी है, एक टोला बसेगा, अगर मान लीजिए सानी है तो सानी का टोला होगा। मान लीजिए क्या कहते हैं, जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम का टोला हो जाता है एक अपना। ठीक है, तो ये अपना टोला हो जाता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा कोई कि सर ऐसे बोल रहे हैं। अब विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज, अब जो हमारा समाज हो रहा है धीरे धीरे सभ्य होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम का विभाजन आवश्यक माना जाता है। ठीक है, कार्य कुशलता के लिए, यानी भाई अब देखिए जैसे कि मान लीजिए लोहार, तो लोहार या बढ़ी मान लीजिए जो कोई काठ का काम करता है। अब मान लीजिए कोई काठ का काम करने वाला व्यक्ति है, रोजाना काठ का काम कर रहा है, तो उससे अच्छा कार्य कोई कर पाएगा। अब मान लीजिए किसी जैसे मान लीजिए दुसाध को आप गिरा दीजिए या पासवान को, ठीक है बुरा नहीं मानिएगा, या कोई जाति को आप ले लीजिए, उसको कहिए ये काम करने के लिए, तो उसको थोड़ा मतलब उसके इतना तो बढ़िया नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्य कुशलता किसके हाथ में, जो उस काम को रेगुलर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, श्रम का विभाजन आवश्यक माना जाता है। ठीक है, कार्य कुशलता के लिए किया गया श्रम विभाजन श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में नहीं बांटता है। ठीक है, देखिए कार्य कुशलता के लिए किया गया श्रम विभाजन श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में नहीं बांटता। ठीक है, पर जाति प्रथा का श्रम विभाजन श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करता है। ठीक है, जिससे विभिन्न वर्गों में ऊंच नीच आ गया ना, देखिए बात, ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, देखिए इस चैप्टर का मेन पॉइंट यही है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, या जाति के हिसाब से श्रम करवाना। ठीक है, उस समय जातिवाद बहुत ज्यादा देखा जाता था, अरे ये इस जाति का इसको वैसे रखो, ये इस जाति का उसको वैसे रखो, ये बहुत ज्यादा था। उसके बाद उसी जाति के अनुसार उन लोगों का श्रम का विभाजन होता था कि भाई तू इस जाति का ये काम करेगा, तो उस जाति का वो काम करेगा। ठीक है, तो मेन यही सर्कल वहां चलता था। ठीक है, इसी चीज के ऊपर भीमराव अंबेडकर जी को जो था विडंबना था दिमाग के अंदर कि भाई क्या है ये, तो उन्होंने स्वरूप बताया कि इस आधुनिक सभ्य समाज में भी कार्य कुशलता में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके आधार पे भी श्रमिकों का विभाजन किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, सर ने कुछ ऐसा बोला है वैसा किताब के अनुसार थोड़ा आपको समझाने के लिए जाना पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू आपका, जातिवाद में पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ठीक है, जातिवाद में जो पोषक है उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो देखिए जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज भी कार्य कुशलता के लिए, आ गया ना वही बात। ठीक है, आधुनिक सभ्य समाज भी कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है, यह मान रहा, अतः जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है। बात को आप समझ रहे हैं। देखिए जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज भी कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है, कार्य को अच्छा करने के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, अतः जाति प्रथा में कोई बुरा नहीं है। अब मान लीजिए कोई किस जाति, कोई दूसरे जाति का, उसको काम अच्छा आ रहा है, तब ये नहीं भाई तू इस जाति का है तू वही काम करेगा, तू ये काम नहीं करेगा, ये चीज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैंने आपको क्या बताया, जैसे मान लीजिए बढ़ई है, अब वो काठ का काम, मैंने क्या बोला, लकड़ी का काम जितना बढ़िया कर लेगा, मान लीजिए कोई अदर जाति है, किसी जाति का मैं नाम नहीं लूंगा, कोई अदर जाति, अगर वो उस काम को अच्छे से कर सकता है तो उसे करने देना चाहिए, ये नहीं कि उसको विरोध करना चाहिए, भाई तू इस जाति का ये काम तू नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते तीसरा क्वेश्चन, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, यानी उनकी आपत्ति क्या रही इस पर। ठीक है, तो देखिए लेखक ने जातिवादियों के तर्क को आपत्तिजनक कहा।
उन्होंने भाई उनके तर्क, जातिवादियों के तर्क को क्या क्या आपत्तिजनक का। भाई कैसे तुम लोग हो, मतलब जातिवाद कर रहे हो भाई। जाति प्रथा में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी है, यही सबसे बड़ी गलती है। यहीं पे मैंने आपको क्या बताया, वही सबसे बड़ा सिस्टम है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन के साथ साथ यहाँ श्रमिकों का भी विभाजन कर दिया जा रहा है। भाई जो श्रम कर रहे हैं, मेहनत करके, जिसको जो काम आ रहा है, जैसे भी आ रहा है भाई, कोई किसी ने पेंटिंग सीख लिया, किसी ने कारपेंटरी सीख लिया, किसी को फोटो बनाने आता है, किसी को कुछ करने आता है, तब ये थोड़ी ना कि भाई तू ये काम नहीं करेगा, तू यही काम करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रम विभाजन तो ठीक है यहां तक, पर श्रमिकों का विभाजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई अब जो युग आ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सब चीज बढ़ रहा है, तो अगर ये सिस्टम रहेगा तो भाई क्या करेगा। ठीक है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो लेखक की दृष्टि में यही बात आपत्तिजनक है। बात समझ गए आप लोग। तो लेखक की दृष्टि में, यानी भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में यही बात आपत्तिजनक है। देखिए क्वेश्चन आंसर से आप थोड़ा थोड़ा चैप्टर भी समझ गए होंगे, और एक दो बार इसको आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, एक दो बार और समझिएगा ना, तो आपको क्वेश्चन आंसर दोनों याद हो जाएगा। और अपने शब्दों में प्रयास कीजिए, कभी भी अगर आप क्वेश्चन आंसर लिखते हो ना, तो कम से कम एक ट्रिक अपना लीजिए। कम से कम हिंदी का जो भी है 2 से 3 बार आप उस चैप्टर को पढ़िए, ठीक है, और उसके बाद अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कोचिंग वाले सर ने ये लिखा है, वीडियो में हमने ये देख लिया, वहां ये देख लिया, गूगल पे यहाँ ये देख लिया। जितना हो सके अपने शब्दों में लिखिए, तो देखिए उससे क्या होगा, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया बनेगा। और ये जब आपके अंदर आ जाएगा ना सिस्टम की अपने से लिखने वाला, भले थोड़ा बहुत पहले दिक्कत होगा, जब अपने से लिखना शुरू कर दीजिएगा तो आपके अंदर ये टैलेंट आ जाएगा, किसी क्वेश्चन को डील करने का अनुभव आ जाएगा। हाँ भाई इसको इस तरह से कर सकते हो। पर ये अनुभव तभी आएगा बाबू जब आप लोग चैप्टर पढ़िएगा। ठीक है, तो आपका आज 3 तक क्वेश्चन मैंने बता दिया। कल आपसे मिलेंगे 4 से, यानी पूरा क्वेश्चन आंसर इसका खत्म हो जाएगा और आप लोग समझ भी जाइएगा चैप्टर के क्या है। ठीक है, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और जरूर दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि 10th के जो भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग के यार दोस्त में, उनको भी अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सपोर्ट करते रहिए। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।